हेलो एवरीवन। और आज हम समरी करने जा रहे हैं अरुंधति रॉय की पॉपुलर नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, जो कि 1997 में पब्लिश हुई थी और इसी साल इसे बुकर्स प्राइज़ भी मिला था। ये कहानी आई मीन केरला में सेट है। इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं राहिल और एस्था और उनकी फैमिली। और इसका जो कहानी का जो नैरेटिव है, नॉवल का जो नैरेटिव है, वो पास्ट और प्रेजेंट में चलता है। 1969 और प्रेजेंट में यानी कि 1993 में चलता है। कहानी शुरू होती है और राहिल 23 साल बाद अपने होम टाउन आईमेनेम वापस आई है। आईमेनेम एक बहुत ही खूबसूरत सा लश ग्रीन टाउन है और इसकी हवाओं में एक सेक्सुअल से वाइब्स है। राहिल और उसका ट्विन ब्रदर था एस्था, और ये दोनों बचपन में काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, पर फिर वो अलग हो गए थे। उनके सेपरेशन से पहले का दिन, जो उनका लास्ट दिन था साथ में, उसमें उनकी कज़िन सोफी मॉल, जो कि इंग्लैंड से मिलने के लिए आई थी, उसका फ्यूनरल था। सोफी मॉल जो कि आईमेनेम की रिवर में डूबकर मर गई थी, जो कि 9 साल की थी। और उस टाइम पर राहिल और उसका भाई एस्था दोनों के दोनों 7 साल के हुआ करते थे। राहिल को जो फ्यूनरल का दिन था, उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था सोफी मॉल को जिंदा ही बरी किया जा रहा है। राहिल को तो ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे उसने सोफी मॉल की चीखें सुनी हो फ्यूनरल के बाद। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद राहिल और उसका भाई एस्था अपनी अम्मू के साथ, अम्मू जो कि इन दोनों की माँ हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर था वो काफ़ी ज़्यादा रूड और बदतमीज़ था। पर लौटते टाइम उनकी जो अम्मू थी वो बस एक ही बात कही जा रही थी, ही इज़ डैड, ही इज़ डैड। अब हम इनकी फैमिली के बारे में जानेंगे। उनकी फैमिली में है चाको, जो कि उनके मामा हैं, राहिल और एस्था के मामा, और है मामाची, जो कि राहिल और एस्था की नानी है। बेबी कोचम्मा, जो कि उनकी ग्रैंड आंट हैं। अब प्रेजेंट में जब राहिल वापस आई है 23 साल बाद इस टाउन में, तो 1993 है और अब इनमें से केवल बेबी कोचम्मा ही जिंदा है। अब जब फ्यूनरल हुआ था पास्ट में सोफी मॉल का, उसके बाद राहिल और एस्था को अलग कर दिया गया था और एस्था को तब उनके जो बाबा हैं, यानी कि उनके जो फादर हैं, उनके साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। उनके पेरेंट्स का पास्ट में बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था। अब जो राहिल है उसे 3 स्कूलों से बचपन में निकाला गया क्योंकि वो काफ़ी क्यूरियस नेचर की थी और उसका नेचर लोगों को काफ़ी अनएप्रोप्रिएट लगता था। उसने दिल्ली में अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, जहाँ वो लैरी से मिली और शादी की। उसके बाद वो यूएस गई, उन दोनों का डिवोर्स हो गया और राहिल को जानकारी मिली कि एस्था भी अब आईमेनेम वापस आ चुका है। अब वो बाबा के पास नहीं रहता है क्योंकि बाबा तो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। तो एस्था ने डिसाइड किया कि वो आईमेनेम ही वापस आएगा। ये जानने के बाद राहिल ने सोचा कि वो भी आईमेनेम वापस आएगी, इसीलिए आज वो 23 साल बाद वापस आई है। हमें जानने को मिलता है बेबी कोचम्मा के बारे में, जो कि इनकी ग्रैंड आंट है और आज भी जिंदा है प्रेजेंट में। बेबी कोचम्मा, जिन्हें एक ज़माने में फादर मुलिंगन से प्यार हुआ, क्योंकि फादर मुलिंगन उन्हें नहीं मिले, वो उन्हें नहीं पा सकी, तो उन्होंने नई हॉबी ढूंढी जो कि थी गार्डनिंग। उन्होंने एनवाईसी जाके गार्डनिंग सीखी, पर फिर एंड में अब उन्होंने ये सब कुछ भी छोड़ दिया। सिर्फ टीवी देखकर अपना पूरा दिन टीवी देखती रहती हैं और समय काटती रहती हैं। हमें राहिल और एस्था के पेरेंट्स यानी कि अम्मू और बाबू के बारे में पता चलता है। बाबू और अम्मू ने 5 दिन के अंदर शादी कर ली थी जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अम्मू तब सिर्फ 18 साल की थी। शादी करने के बाद अम्मू बाबू के साथ असम की टी के बागानों में चली गई, जहाँ पर वो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया करता था। पर बाबू एल्कोहलिक थे। एक दिन बाबू के बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, या फिर रहने दो, मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा अगर तुम अम्मू को मेरे पास एक रात के लिए सोने के लिए भेज दो। जब अम्मू को इस बारे में पता चला, उसने बाबू की बहुत पिटाई की और अपने बच्चों को लेकर आईमेनेम वापस आ गई। और जो राहिल और एस्था के नाना नानी हैं, यानी कि मामा जी और पापा जी, उनकी स्टोरी भी है। मामा जी बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी थी और पिकल का बिजनेस किया करती, जबकि पापा जी बहुत ही अब्यूसिव हस्बैंड थे और मामा जी को मारा करते थे। एक बार चाको को, यानी कि इनकी मामा को ये बात पता चल गई और उन्होंने आकर पापा जी से बहुत झगड़ा किया
तो पापा जी ने अपनी वाइफ को पीटना तो बंद किया, मामा जी को पीटना तो बंद किया, पर इन लोगों से बात करना भी बंद कर दी। अब चाको के बारे में हमें पता चलता है, जो कि इनके मामा हैं। चाको एक कॉलेज में लेक्चरर थे, पर काफ़ी लेज़ी थे, इसीलिए जॉब छोड़ आए और घर आकर फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। अब कहानी जाती है पास्ट में, 1969 दिसंबर का महीना। गाड़ी के अंदर अम्मू, दोनों के दोनों ट्विन राहेल और एस्था, और चाको हैं, मामा जी हैं, बेबी कोचम्मा है, और ये सारे के सारे लोग एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। ये लोग सोफी मॉल और मार्गरेट कोचम्मा को लेने के लिए जा रहे हैं। सोफी मॉल जो कि चाको की बेटी है, और मार्गरेट कोचम्मा जो कि चाको की एक्स वाइफ है, इन्हें एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं। वो पहली बार इंडिया आ रहे हैं। अब जाते हुए रास्ते में खिड़की से राहिल ने वेल्यूटा को देखा। वेल्यूटा जो कि पिकल फैक्ट्री में, जो कि मामा जी चलाती थी, उसमें वर्कर था, और वो एक अनटचेबल कास्ट से भी था। तो वो वेल्यूटा को देखकर वेल्यूटा को आवाज़ लगा देती है। ये देखकर अम्मू उस पर चिल्लाती हैं। ये लोग कोची पहुंचकर मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं। मूवी देखते वक्त एस्था गाना गाने लगता है। ये सब लोग अनॉय हो जाते हैं और एस्था को मूवी थिएटर के बाहर के जो हॉल होता है वहाँ पर छोड़ आते हैं। अब उस हॉल में एक आदमी जो कि वहाँ पर ड्रिंक्स बेच रहा होता है, जिसे कि यहाँ पर हमारी जो बुक है इसमें ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन के नाम से बोला गया है, यानी कि वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचने का काम करता है। वो एस्था को फ्री ड्रिंक का ऑफर देता है और एस्था को काउंटर के पीछे ले जाता है, और वो एस्था से अपनी पीनिस को रब करवाता है। एस्था ड्रिंक तो पी रहा होता है और ये भी कर रहा होता है, बट उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा, काफ़ी घृणित सा, काफ़ी अंदर से नौंदिया जैसा महसूस होने लगता है। अब मूवी ख़त्म होने के बाद जब फैमिली बाहर आती है तो सब लोग देखते हैं ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन को। अम्मू उसकी पोलाइटनेस की तारीफ़ करती है, बोलती है वाह तुमने मेरे बच्चे का ध्यान रखा। पर राहिल को कुछ महसूस हो रहा होता है, वो फील करती है कि शायद कुछ गलत हुआ है, और राहिल को वो वेंडर बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और जब अम्मू उसकी तारीफ़ करती है तो राहिल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाती है तो फिर उससे शादी कर लो तुम। और अम्मू की भी बहस हो जाती है और अम्मू गुस्से में कह देती है अब मैं तुमसे थोड़ा कम प्यार करती हूँ, जिसका असर राहिल पर बहुत पड़ता है। उसे एक्चुअली लगने लगता है कि शायद अम्मू उससे अब कम प्यार करती हैं। अब एयरपोर्ट पे सोफी मॉल और मार्गरेट कोचम्मा को ये लोग पिकअप कर लेते हैं। सोफी मॉल जो कि राहिल और एस्था से हाइट में काफ़ी लंबी है, उसकी ब्लू आइज है, लाइट स्किन है, ब्राउन हेयर है, पर उसकी जो नाक है वो बिल्कुल चाको जैसी है। अब कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। प्रेजेंट में राहिल अब घर वापस आ चुकी है और वो देखती है कि बेबी कोचम्मा बस्ती भी देख रही है। घर काफ़ी अस्त व्यस्त और गंदा पड़ा हुआ है। राहिल को एक कोट याद आता है, बिग मैन द लालटेन, स्मॉल मैन द मोमबत्ती। ये कोट उसने बचपन में सुना था और ये कोट इस कहानी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि मोमबत्ती वो बड़ी चीज़ को जलाती है, और इस कहानी में जो छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं वो मिलकर एक बड़ी चीज़ बना रही हैं। एक बड़ा जो कुछ इनकी लाइफ में बदलाव हुआ कह सकते हैं हुआ है वो बनाती हैं, लेकिन दिखती केवल बड़ी चीज़ है। किसी को भी नहीं पता होता उसके बिहाइंड जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। अब क्योंकि राहिल घर वापस आ चुकी है तो वो एक रूम में जाती है। अब उसे एस्था नज़र आता है। वो इतने सालों बाद एस्था को देख रही होती है और एस्था वहाँ कपड़े बदल रहा होता है। राहिल उसे फैसिनेशन से देखती है। राहिल अब प्रेजेंट में एस्था की और अपनी पुरानी नोटबुक ढूंढती है, पर एस्था इस पर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अब वो बहुत साइलेंट किस्म का इंसान बन गया है। बिल्कुल चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। राहिल याद करती है कि जब अम्मू मरने वाली थी तब वो राहिल से मिलने आई थी और इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी जैसे कि वो इस सच को छुपा लेंगी कि वो मरने वाली हैं। और जब वो मरी तो चर्च ने भी अम्मू को बरी करने से मना कर दिया था। उस वक्त राहिल ने एस्था को लेटर लिखकर ये नहीं बताया था कि अम्मू मरने वाली हैं, क्योंकि राहिल को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट को लेटर भेजना, ये कितना अजीब सा है। अब पास्ट में सोफी मॉल और मार्गरेट कोचम्मा का घर में वेलकम किया गया। एक पार्टी दी गई, उन लोगों के लिए केक बनाकर सेलिब्रेट किया गया। तब वहाँ वेल्यूटा भी आया और राहिल ने उसे ग्रीट किया। उसके बाद ऐसा लगा अम्मू ने पहली बार वेल्यूटा को नोटिस किया, उसकी बॉडी को नोटिस किया,
और वेल्यूठा ने भी पहली बार अमू को इस तरह से देखा जैसे कि उसे पहली बार रियलाइज़ हुआ हो कि अमू एक वुमेन है, और उनकी नज़रें मिली और अमू इसके बाद घर में वापस भाग गई। अमू ने राहिल से कहा कि तुम वेल्यूठा से ज़्यादा मिला मत करो। इस बात पर राहिल को काफ़ी गुस्सा आया और उसने चींटियों पर इसका गुस्सा निकाला। राहिल को वेल्यूठा के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वेल्यूठा बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से खेला करता था, राहिल के साथ, एस्था के साथ, सोफी मॉल के साथ, और बाकी के बड़ों की तरह उन्हें जज नहीं किया करता था। राइटर जब इन चैप्टर्स को एंड करती है तब वो एक चीज़ बोलती है, और वो चीज़ हम बार बार देखते हैं चैप्टर्स में, कहा जाता है थिंग्स कैन चेंज इन अ डे। अब पास्ट में एस्था पिकल फैक्ट्री में बैठा हुआ है और अभी भी सिनेमा हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं, उनके लिए तैयार रहना ही सबसे बेस्ट है। तभी राहिल आ जाती है और राहिल कहती है चलो हिस्ट्री हाउस चलते हैं। हिस्ट्री हाउस जो कि एक छोटी सी झोपड़ी है रिवर के किनारे, वहाँ जाने का वो सजेशन देती है। अब राहिल और एस्था बोट से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, पर बोट क्या होता है, टूट जाती है, वो डूब जाते हैं। तो वो वेल्यूठा के घर उस बोट को सही करवाने के लिए चले जाते हैं। अब अमू को दिखाया जाता है जो कि एक वन आर्म्ड मैन के साथ रिवर के बीचों बीच बोट पर है और दोनों के दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, पर एक दूसरे को बिना टच किए। अमू सपना देख रही है। जब वो उठती है तब उसे पता चलता है कि ट्विन्स वेल्यूठा के पास गए थे, जिस पर वो उन्हें डांटती है। अब इसी पास्ट में टाइम स्किप करके दिखाया जा रहा है और हम उस दिन पर पहुंच जाते हैं जब सोफी मॉल की डेथ हुई थी। उस दिन सोफी मॉल हिस्ट्री हाउस के आसपास वाली जो रिवर थी उसमें डेड पाई गई थी। उस दिन सुबह जब बच्चे ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आए तब अमू को बहुत ही अजीब सा लगा, पर फिर अमू को रियलाइज़ हुआ कि शायद बच्चे उससे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि कल जब अमू को कमरे में बंद कर दिया गया था तब अमू ने गुस्से में बच्चों से कह दिया था कि तुम लोग मेरे मिसफॉर्च्यून का कारण हो। अब अमू को लॉक क्यों किया गया था? कल शाम को, यानी कि आज का जो दिन है जिस दिन सोफी मॉल मरी है, उससे एक दिन पहले की शाम को वेलिया पापिन घर आए थे। वेलिया पापिन यानी कि वेल्यूठा के फादर, वो घर आए थे। उन्होंने पी रखी थी और उन्होंने मामा जी को बताया कि वेल्यूठा का और अमू का अफेयर चल रहा है, और वेलिया पापिन ने अपने ही हाथों से वेल्यूठा की जान लेने का भी ऑफ़र दिया। और इसी बात के गुस्से में मामा जी ने, कोचू मारिया ने और बेबी कोचम्मा ने, इन तीनों ने मिलकर अमू को कमरे में बंद कर दिया था। आगे अरुंधति रॉय क्लियर करती हैं कि जो नॉवल का टाइटल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वेल्यूठा ही है, क्योंकि वेल्यूठा जिसके मरने के बाद भी कुछ नहीं बचता है, जिसके पास कोई बड़ी थिंग्स नहीं है अपनी लाइफ में, बस कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं। उस शाम, सोफी मॉल की डेथ से पहली वाली शाम, जब अमू को लॉक कर दिया गया था, जब वेलिया पापिन घर आए थे और उन्होंने वेल्यूठा को मारने के बारे में बात की थी, उसी शाम इस घटना के बाद वेल्यूठा घर आता है इन लोगों के और मामा जी से बात करता है। मामा जी उसे मारने के बारे में बात करती हैं। वेल्यूठा ये जानने के बाद कॉमरेड पिल्लई के पास जाता है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं। उनसे मदद मांगने के लिए जाता है, क्योंकि वह भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक मेंबर है। पर जो कॉमरेड पिल्लई है वो वेल्यूठा से कह देते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आखिर तुम एक अनटचेबल हो, और मदद करने की उनसे कोई उम्मीद नहीं रह जाती। और उसी रात जब अमू को लॉक कर दिया गया था और अमू ने बच्चों को डांटा, तो बच्चे वो डिसाइड कर लेते हैं तो वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। बच्चे जिन्हें बड़ी चीज़ें नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही पसंद आती हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की सच्चाई पसंद है, तो वो अपना घर नहीं पसंद करते हैं, वो हिस्ट्री हाउस जाने का फैसला करते हैं, ताकि कुछ समय वो अडल्ट से दूर रहेंगे और उन्हें भी शांति मिलेगी और बाद में अडल्ट उन्हें मिस करेंगे। सोफी मॉल उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो नदी में होते हैं, पर तूफान आ जाता है और नाव पलट जाती है। एस्था और राहिल स्विम कर लेते हैं, पर वो देखते हैं कि सोफी मॉल वहाँ नहीं है। जब उन्हें सोफी मॉल नहीं दिखती है तो वो हिस्ट्री हाउस जाने का फैसला करते हैं और वहाँ जाकर सोने का निश्चित करते हैं। वो देख नहीं पाते हैं, पर उसी हिस्ट्री हाउस में वहीं पर वेल्यूठा भी सो रहा होता है। अगली सुबह
बेबी कोचम्मा, जिन्हें गॉसिप का बड़ा शौक था, उन्होंने पुलिस से जाके गॉसिप कर दी कि अम्मू और वेल्यूठा का तो अफेयर चल रहा था। पर बाद में उन्हें अपने परिवार के प्राइड की चिंता हुई, इसीलिए उन्होंने बाद में वेल्यूठा पर आरोप लगा दिए कि वेल्यूठा ने अम्मू का रेप किया है। अब जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो फिर पुलिस वाले इन लोगों को ढूंढते हैं। अगली सुबह जब पुलिस वाले इन लोग बच्चों को ढूंढते हैं और हिस्ट्री हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एस्था, राहिल और वेल्यूठा सो रहे हैं। तो फिर पुलिस अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेती है। वो सोचती है कि वेल्यूठा ने ही पक्का बच्चों को किडनैप किया होगा, इसीलिए वो वेल्यूठा को जमकर पीटने लगती है, जिससे बच्चे जग जाते हैं और डर जाते हैं। अब यह नोटिस करने वाली जो बात है, जो इसके टाइटल से भी आती है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब हमने कहानी की शुरुआत की तो सबसे पहले बार बार आ रही थी सोफ़ी मॉल की डेथ, सोफ़ी मॉल की डेथ, शुरुआत में पहले वही आती है। तो हमको लगता है कि जब सोफ़ी मॉल की डेथ होगी तो वो एक बड़ा इवेंट होगा जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हुई होंगी। सोफ़ी मॉल का जो इंसिडेंट है डेथ का वो कुछ बड़ा होगा, पर सोफ़ी मॉल का डेथ का इंसिडेंट इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा ही था, वो छोटी सी चीज़ ही थी, पर बड़ी चीज़ों की पॉलिटिक्स ने उसको बढ़ावा दिया। यहाँ पर स्मॉल थिंग्स को ख़त्म किया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले भी वेल्यूठा को मारते हैं, जो कि छोटी चीज़ों का लीडर ही हम मानेंगे। बच्चे जिन्हें वेल्यूठा से लगाव था, केवल वेल्यूठा के पास वो सेफ महसूस करते थे, अब पुलिस वाले उस पर शक करते हैं, उसे मारते हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर बेबी कोचम्मा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वहाँ पर राहिल और एस्था हैं। पुलिस वाले वेल्यूठा को लेकर पहुँचे हैं और कहते हैं कि बच्चे तो कह रहे हैं कि वेल्यूठा ने कोई क्राइम नहीं किया है। पुलिस कहती है कि हमने वेल्यूठा को इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो जल्दी ही मर जाएगा, और अगर वो मर जाएगा और उसने कुछ भी नहीं किया होगा, उस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत हुए, तो ये एक इनोसेंट की डेथ होगी, तो पुलिस बेबी कोचम्मा पर केस कर देगी, ऐसा पुलिस बेबी कोचम्मा को कहती है। तो बेबी कोचम्मा क्या करती है, राहिल और एस्था को अलग लेकर जाती है और कहती है, पता है तुम्हारी वजह से सोफ़ी मॉल मरी है और अब तुम दोनों को जेल जाना होगा, और तुम दोनों नहीं जाओगी तो अम्मू को जेल जाना होगा, और पता है जेल में कितनी बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, पर एक रास्ता है जिससे तुम तीनों बच सकते हो। अब बाद में एस्था पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस वाले के सवाल उसको सुनाई भी नहीं दे रहे होते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, उससे पहले वो बस यस यस कह के आंसर कर देता है। यही तो बेबी कोचम्मा का प्लान था कि बच्चा इतना ट्रॉमेटाइज हो जाए कि वो ऐसे ही यस कह दे। दरअसल एस्था ने ये गवाही को कबूल किया है कि वेल्यूठा ने ही उनका किडनैप किया था और सोफ़ी मॉल को भी वेल्यूठा ने ही मारा है। इस बात के लिए एस्था ने यस कह दिया था। वेल्यूठा, जिसकी बॉडी एस्था देख रहा था, जो कि नेकेड था, उसके स्कूल से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, एस्था को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, बाद में वेल्यूठा की ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ हो जाती है। अब घर जाके बेबी कोचम्मा को डर होता है कि उनका झूठ पकड़ा गया तो वो कैसे भी करके चाकू को कन्विंस करती है कि किस तरह से अम्मू ने उनके परिवार की बहुत बेइज्जती करा ली। अब अम्मू को घर से निकाल देते हैं और जो एस्था है उसे उसके फादर के पास यानी बाबू के पास भेज देंगे। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, 23 साल बाद वाले प्रेजेंट में। अब जब ट्विंस बड़े हुए तभी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि दरअसल इस पूरी की पूरी घटना में उनका क्या रोल था। अम्मू की ट्रेजेडी, वेल्यूठा की डेथ, सोफ़ी की डेथ, इसमें उनका क्या रोल था। बड़े होते होते वो खुद को अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे। अब प्रेजेंट में ये सीन आता है, राहिल और एस्था एक दूसरे को देखते हैं, वो एक दूसरे से कुछ कहते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए वो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील करते हैं और बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और रोमांस करते हैं। हालांकि ये जो रोमांस है ये किसी प्यार या उस लस्ट की वजह से नहीं है, उनको ग्रीव करने का, अपनी फीलिंग एक दूसरे तक पहुंचाने का यही एक तरीका समझ में आया। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को अलग भी नहीं फील करते हैं, वो अपने आप को एक समझते हैं, वो अपने आप को एक बॉडी समझते हैं। तो एक दूसरे से अपनी बात रखने का, इतने साल बाद वो मिल रहे हैं, अपने ग्रीफ को शेयर करने का, उन इमोशंस को समझने का, वो उन्हें यही तरीका लगता है। इसीलिए ये जो प्यार है, ये जो रोमांस है, ये लव की वजह से नहीं है, ये ग्रीफ की वजह से है। अब राहिल को कुछ याद आता है। राहिल को याद आता है कि जिस रात सोफ़ी मॉल आई थी उस रात अम्मू ने राहिल को बेड में टक्कर दिया और दरवाजे से बाहर चली गई।
अब कहानी में हमें वही रात दिखाई जाती है कि अम्मू ने राहिल को टक कर दिया बेड में और फिर वो बाहर चली गई। बाहर जाकर वो कहाँ गए? अम्मू ने रेडियो सुना, इधर उधर टहली और फिर रिवर बैंक पे चली गई, ये सोचकर कि शायद वो वहाँ वेल्यूठा से मिलेंगी। वेल्यूठा वो भी रिवर बैंक पर ही है, वो भी अम्मू का इंतज़ार कर रहा होता है। ये रात अम्मू और वेल्यूठा के अफेयर की पहली रात है। दोनों की आंखें रिवर बैंक पर मिलती हैं और दोनों किस करने लगते हैं, दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें काफ़ी अलाइव फील कराता है। हालांकि हमें पता है कि इस प्यार का अंत कितना दुखद और वायलेंट तरीके से हुआ। वो जब इस रात के बाद कभी भी मिलते तो वो केवल स्मॉल थिंग्स पर ही फोकस करते, एक दूसरे की बॉडी की डिटेल्स, प्लेजर और छोटे छोटे इंसेक्ट्स पर। उन्होंने एक स्पाइडर का नाम लॉर्ड रबिश भी रख दिया था। दोनों ही अपनी लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को पीछे छोड़कर, यानी कि अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़कर इन छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स पर ही फोकस करते हैं। ये जो बिग थिंग्स हैं, ये जो रियलिटीज़ हैं, ये वही रियलिटी है जिसकी वजह से लॉर्ड रविश भी वेल्यूठा से ज़्यादा जिंदा रहा। अब जब हर रात वेल्यूठा और अम्मू मिलते हैं तो वो एक दूसरे से सिर्फ सेम ही सवाल पूछते हैं और उसका आंसर भी सेम ही होता है, टुमारो। इस कहानी में वेल्यूठा और अम्मू जो कि स्मॉल थिंग्स में जीते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में प्लेजर पाते हैं, अपनी हार्श रियलिटी को छोड़कर ये छोटी छोटी चीज़ों से वो ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी रहती है पर छोटे छोटे प्लेजर्स उन्हें मिले होते हैं। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में है बेबी कोचम्मा, जिनकी ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है पर उनके पास से बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं, पर असल में वो काफ़ी अनहैप्पी है। इस कहानी में अरुंधति रॉय अच्छे से दिखाती हैं कैसे स्मॉल स्मॉल थिंग मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती है। लोग केवल बड़ी चीज़ों को ही देख पाते हैं, कैसे एक छोटी सी घटना जो होती है ना, वो पूरा जीवन बदल सकती है। और जब अरुंधति रॉय कहती हैं थिंग्स कैन चेंज इन अ डे, तो हमें कहानी में, नॉवल में पता ही नहीं चलता कि चीज़ें एक्चुअली कब से बदली। हम सोचते हैं सोफी मॉल की डेथ के बाद बदली होंगी। तो इस कहानी में काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इस बात को दर्शाया गया है। तो यही थी समरी ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फेवरेट लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।